दूर से आती है ना इसलिए। एक ही क्लास है, सर को टेंशन हो गया है इसलिए। क्या है ये बताओ प्रजा, क्या होती है? बहुत हाथ डाले हुए हैं इससे, बोलो बताओ बताओ। जिन्होंने कृषि से कर रखा है ना, एग्रीकल्चर से, क्या बीएससी, उनको तो पता ही होगी, बताओ। और मृदा का निर्माण कौन सी क्रिया द्वारा होता है? बताओ सुनांगी। मृदा क्या है और इसका निर्माण कौन सी क्रिया द्वारा होता है? जैविक, अजैविक, दोनों क्रिया द्वारा होता है। जैविक क्रिया में कौन कौन से आएंगे? खनिज पदार्थ जैविक में आएंगे, बताओ। क्या मृदा निर्माण में भौतिक क्रिया हो सकती है? हो सकती है भौतिक, होती है। भौतिक कैसे होगी? ये भौतिक होगी, ये तो रासायनिक होगी। रासायनिक होगी। और कैसी होगी? जैविक होगी। वनस्पति में ज़्यादा तो रासायनिक होगी ना मैम। उनके जो वनस्पति रसायन में आती है या उसमें आती है? बायोलॉजी में। वनस्पति किसमें पढ़ते हो? केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बायोलॉजी में पढ़ते हो? बायोलॉजी में भी पढ़ते हो तो कौन से उसमें पढ़ते हो? जंतु में पढ़ते हो, जूलॉजी में पढ़ते हो या बॉटनी में पढ़ते हो? जूलॉजी में क्या पढ़ते हो? देखो ये साइंस के हैं इसलिए इतनी तेज बोले हैं। साइंस के हो? नहीं, कईयों को नहीं पता होता है, बताओ। बॉटनी में पढ़ते हैं ना, वनस्पति विज्ञान में। अब वनस्पति विज्ञान को हमने किस में रखा है? बायोलॉजी में रखा है ना। तो जितनी भी जैविक क्रिया किसने डाला है इसको? मृदा निर्माण में भौतिक क्रिया भी होगी, रासायनिक भी होंगी और जैविक भी होंगी। अब ये बताओ इनका क्रम क्या रहेगा? पहले जैविक होगा या पहले रासायनिक होगा या पहले भौतिक होगा? ऐसी कौन सी क्रिया है जो हम आंखों से महसूस कर सकते हैं? रासायनिक क्रिया, पक्का? दही बनना देख सकते हो आंखों से? हाँ, दूध से दही कब बन जाता है, वो क्रिया प्रोसेस हो रहा होता है, वो देखते हो आंखों से? कुछ रासायनिक क्रिया हम आंखों से महसूस कर सकते हैं, कुछ नहीं महसूस कर सकते ना। और भौतिक यानी कि फिजिकल एक्टिविटी देख सकते हैं ना, भौतिक क्रिया देख सकते हो। अब ये बताओ, जब आपकी मृदा बनेगी पहले भौतिक क्रिया होगी, रासायनिक होगी या जैविक होगी? और मृदा बनती कैसे है? अगर हम बात करें उसका पिता कौन है? मिट्टी के पिता, हाँ, मिट्टी के पिता, जिससे मिट्टी उत्पन्न होती है। किससे बनती है मिट्टी? वो तो किसान का दोस्त कहते हैं ना, क्या करता है? उर्वरता को बढ़ाता है। या मिट्टी को खाता है तो शायद खुदाई हो जाती है उसके बारे में, कुछ ऐसा है ना, बचपन में पढ़ा है। ये बताओ मुझे, पहले से मैं पूछ रही हूँ, मिट्टी का निर्माण का मूल उद्देश्य यानी कि मूल क्या है? मिट्टी बनती किससे है? हमारी रेत बजरी सवारी कहाँ से आ रहे हैं? ये किसका रूप है? पर्वत क्या है? चट्टान, चट्टान है ना। और चट्टान ठोस भी होती है और मृदुल भी होती है। अगर हम चूने की चट्टान की बात करें, वो ठोस है क्या? चूने की चट्टान जो पर्वत की चट्टान है, ग्रेनाइट वगैरह, ग्रेनाइट बेसाल्ट है, ये ठोस है ना, अधिक ठोस है। और चूना उनके अपेक्षा कम ठोस है।
ठोस तो है ना, ठोस का रूप जो दे रहे हैं वो चट्टान में ही है। तो आपकी जो भौतिक क्रिया है यानी चट्टान, आप मान लो पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, आपने उसको हथौड़े से तोड़ा, हथौड़े से तोड़ा तो छोटे छोटे कण में टूट गया, टूटा, फिर उसने आपने दोबारा उसको तोड़ा, फिर भी कण में टूटा, फिर कहीं कहीं उसके पाउडर में टूटे जाते हैं। तो अपक्षय यानी वेल्डिंग की क्रिया होती है वो किस में आती है? आपके भौतिक क्रिया में। चट्टानों का टूटना किस में आ रहा है? आपके भौतिक क्रिया में। तो सबसे पहले क्या होंगी? चट्टानें टूटेंगी ना। चट्टानें बड़ा रूप, आप चट्टान को मिट्टी नहीं कह सकते ना। मिट्टी किससे बन रही है? आपके चट्टान से। और चट्टान मिट्टी बनेगी कब? अपक्षय और अपरदन से। अपक्षय अपरदन से बनेगी ना। तो सबसे पहले उसका क्या होगा? अपक्षय। मान लो प्रकाश पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, अब आप नॉर्मली देखते हो, आप क्या करते हो घर में, या तो रस्सी बांध रखी होती है घर पर, बांध देते कपड़े फैलाने के लिए, उसमें हम प्लास्टिक की क्या लगा देते हैं? क्लिप लगा देते हैं। थोड़े दिनों बाद देखते हो वो टूट जाती है। उसका टूटने का कारण क्या है? उसकी भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, या दोनों है? भौतिक होगी, रासायनिक नहीं होगी। भौतिक रासायनिक दोनों ही होंगे। मैंने ये कहा, आप फिजिकल रूप से चट्टान के पास गए और चट्टान को तोड़ा, ये तो आपने फिजिकल तोड़ा। अब मौसम क्या होता है? धूप पड़ी तो चट्टान क्या हो गई? फैली। फिर ठंड आई तो चट्टान क्या हो गई? सिकुड़ गई। इसका फैलना और सिकुड़ना कहीं ना कहीं इसमें दरार डालता है, और उस दरारों में जब पानी से मिलता है तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो आपकी कौन सी बनेगी? रासायनिक क्रिया बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो जैसे आपकी वो होती है चिपकली, जो क्लिप लगाते हैं कपड़ों में, क्या होती है? धूप ज्यादा पड़ रही है तो फैल रही है, फिर वो ठंडे होने पर सिकुड़ रही है। तो ये फैलना और सिकुड़ने में क्या होता है? उसमें चटकन पड़ती है। चटकन पड़ने के बाद वो कमजोर हो जाती है। फिर पानी की वो पड़ती है तो उसमें रासायनिक क्रिया हो जाती है। अब आप ये जानते हो प्लास्टिक गर्म होने पे क्या करती है? रासायनिक क्रिया करती है कि नहीं करती है? इसलिए तो कहते हैं माइक्रोवेव में जो भी बनाते हैं प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं बनाना चाहिए। क्यों? प्लास्टिक बहुत जल्दी गर्म होकर क्या है? रासायनिक क्रिया करने लगती है, जिसका खाने पर क्या होता है? उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो खाना हमारा कैसा हो जाता है? आजकल हम लोग ऑनलाइन बहुत शॉपिंग करते हैं ना, मतलब ये बहुत स्विगी वगैरह सब मंगवाते हैं और कौन किस में देते हैं हम लोग को लाके? प्लास्टिक में। और गर्म ही गर्म उसमें डालते हैं, तो जब उसमें प्लास्टिक वो क्या करेगी? रिएक्शन करेगी ना। इसलिए आप देखना आजकल बॉडी में भी क्या पाया जाता है? प्लास्टिक के कण पाए जाते हैं, पाए जा रहे हैं। ब्लड में आपके प्लास्टिक पाई जा रही है, तो आपके प्लास्टिक खा रहे हो तो आपके ब्लड में आ गई है। प्लास्टिक खा रहे हो क्या खा रहे हो? प्लास्टिक ही खा रहे हो ना। जब इन सब चीजों में खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? प्लास्टिक खा रहे हैं। तो चट्टानों का टूटना अपक्षय। अब टूटने के बाद ये चट्टानें कहाँ रह गई? नीचे आ गई, हवा के साथ आ गई, टूट के नीचे गिर गई। फिर पानी के साथ इन्होंने रासायनिक क्रिया करी। अब क्योंकि आपको पता है चट्टानें या खनिज है ना, चट्टानों में पाते हैं कि नहीं? चट्टान में खनिज है। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं चट्टानों में? बहुत प्रकार के, 2-3 प्रकार के नाम बता दो। आयरन पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, नाइट्रोजन होती है, होता है कि नहीं? एल्यूमिनियम है, सब नहीं है। तो ये सारे खनिज पदार्थ इसमें पानी के साथ मिलकर धरातल के अंदर भी चले जाते हैं और वहाँ मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो आपके चट्टानों में खनिज पदार्थ पानी के साथ रिएक्शन करा, उसको हम कह रहे हैं आपके रासायनिक क्रिया। अब मुझे जैविक क्रिया बताओ जरा, जैविक क्रिया क्या होगी? क्या कह रहे हो? कौन सी बताई थी तुमने? तो उनका अपघटन कौन करता है? आपके उसमें पर्यावरण में एक आता है, एक तो देखो ये आता है वो जो आपका पर्यावरण का, जिसको वो कहते हैं वेटर, किसको कहा जाता है? चमगादड़ होता है ना। वो चमगादड़ क्या है? गिद्ध होता था ना। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, गिद्ध क्यों होता है ये बताओ मुझे। रिसर्च नहीं करनी है, गिद्ध होता है। मृत जीवों को खाते हैं ना। इसके अलावा मृत जीवों को और कोई खाता है? देखो मृत जीवों को क्या खा लेता है गिद्ध? क्या उसकी हड्डी भी खा लेता है? सिर्फ मांस खाता है ना। फिर जो
हड्डी बचती है, थोड़े दिन बाद देखते हैं वो हड्डी वहाँ पर होती ही नहीं है, वो किसमें मिल गई होती है, मिट्टी में मिल गई होती है। कैसे मिलती है? कबक सवाल होते हैं ना, पाए जाते हैं ना सूक्ष्म जीव, वो सूक्ष्म जीव मिट्टी में पाए गए, वो मिट्टी में क्या करते हैं, इन्हीं जो आपकी वनस्पति होती है और क्या होते हैं जंतु। वनस्पति कौन सी वनस्पति? जो हमारे पेड़ पौधे टूट जाते हैं और ये जमीन में गिर जाते हैं, थोड़े दिनों बाद वो गायब हो जाते हैं। थोड़े दिनों बाद मतलब सालों में होते हैं ना, दिन में होती है क्या ये प्रक्रिया? सालों में होती है ना, और कई साल लग जाते हैं। जैसे कोई जीव मरा, जैसे किसने बताया, नाम क्या है? अस्मित, अस्मित नाम है ना। अस्मित ने बताया कि जंतु मर गया, उसको जानवर ने जितना खाया खा लिया, उसके बाद क्या बच रही उसकी हड्डी, हड्डी बची, उसको किसने खाया? अरे उसको पीछे बैठने दो, पीछे बैठेगा, उसको किसने खाया? आपने कबक शैवाल ने क्या करा? अब घटित कर दिया, अब घटित करके उसने किसमें मिला दिया? मिट्टी में। तो मिट्टी के निर्माण की जो पहली क्रिया होगी वो भौतिक होगी, भौतिक के बाद रासायनिक होगी, रासायनिक के बाद जैविक होगी, फिर भौतिक। ये सर्किल कैसे चलता जाएगा? ऐसे ही चलता जाएगा। भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जैविक क्रिया, तीनों के द्वारा क्या होता है? आपका मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर हो गई बात? नहीं? सबको खोल लो बैग जल्दी, तुम लोगों को बैग खोलने का इंतजार कर रही हूँ मैं। मृदा को नियंत्रित कौन करता है? संरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी टॉपिक स्टार्ट जो है संरक्षण पे पहुंच रहा है। तो आगे आलू की तैयारी कर रहा है, तो उसने मृदा पूरी कंप्लीट कर ली है और उसको पता है कि पेपर में संरक्षण से पूछा जाएगा, इन लोग सीधे क्या है? ड्रग्स है। मूल सेल है, मूल सेल क्या आपकी होती है? चट्टान, जिससे क्या हो रही है? आपकी मृदा निर्मित हो रही है। मृदा में और क्या बन रहा है? आपकी वनस्पति मिल रही है, वनस्पति भी मिल रहा है और जंतु भी मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। हवा मिलती है, मृदा में वायु है, है पक्का। मृदा में जल है, पक्का है, सारी मृदा में जल है। अच्छा, इसके बाद समय आ सकता है क्या? मृदा निर्माण में समय नहीं लगेगा? मृदा निर्माण में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फिर मैंने क्या करा है? नियंत्रण कर रहा है ना, मैंने यही बात तो करी, मृदा की क्वालिटी को नियंत्रण कर रहा है समय। अब ये बताओ, मृदा जितनी पुरानी होगी वो अच्छी होगी या जितनी नई होगी वो अच्छी होगी? जितनी पुरानी होगी, किस आधार पर? समय ज्यादा। क्यों? अब ये भी मुझे बताओ। चलो समय के आधार पर तुमने कहा जितनी उसमें मतलब पानी का जो मात्रा है वो भी ज्यादा शोषित कर सकता है, ज्यादा नमी होगी। जो मृदा जितने टाइम तक क्या है बनने में टाइम लेगी, उसमें क्या होगा? आपके खनिज पदार्थों के गुण अधिक आ जाएंगे। मृदा, अब सुन लो, मृदा जितना टाइम लेगी उतने में ज्यादा चूर होगी ना। कौन सी मृदा में ज्यादा पानी रहेगा? जो बहुत पतली होगी ना, जैसे इसको कहते हैं दोमट मृदा,
सबसे अच्छी होती है। क्यों? उसकी मैम जल धारण करने की क्षमता ज्यादा है। क्षमता ज्यादा होती है। और वो दोमट बनी कब है? बहुत समय लिया है उसने। पहले क्या मैंने बताया, एक चट्टान है, वो चट्टान टूट के क्या बड़े कण में गई, जिसको हम बजरी वगैरह कह सकते हैं। उसके बाद वो और छोटे छोटे कण में टूटी, इतने छोटे से कण में टूट गई। अगर हम मिट्टी का एक कण उठा के देखें, बिल्कुल अलग कर दें, क्या आपको आपकी आंखों से दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो वही वाली बात है, जो मृदा यहाँ से यहाँ तक आने में उसने टाइम भी तो लिया होगा, है ना। उसने टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक आने में। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है, लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मृदा के निर्माण में सब कुछ दे देंगे, ठीक है, कंट्रोल करता है मृदा की क्वालिटी को, पर समय पर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि समय भी क्या करता है, मृदा पर अपना इफेक्ट डालता है। मृदा जितनी पुरानी होगी उतनी ही अधिक उपजाऊ और उतनी अच्छी होगी, और मृदा जितनी नवीन होगी उसमें क्या होगा, शैल गुण ज्यादा पाया जाएगा। और जितनी कमजोर हो जाएगी उसमें जैविक यानी कि ह्यूमस की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब मुझे बताओ ह्यूमस क्या होता है और मृदा के लिए क्यों आवश्यक है, या ह्यूमस कहते हैं उसको, है ना, ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब कुछ नहीं होता है, नमी धारण करना उसमें। नमी धारण करना होता है, ह्यूमस बनता है कैसे? हम कह देते हैं कि आपके जो दलदली मृदा है उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, और जबकि यहाँ पर और आगे मरुस्थल में जाओ तो ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी। तराई क्षेत्र में ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। निर्धारण कैसे कर रहे हैं? ये पानी के समीप ज्यादातर जो क्षेत्र होते हैं। देखो, जिस मृदा में वनस्पति और आपकी क्या है, जंतु के अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा मिले होंगे, वो मृदा अधिक उपजाऊ होती है। पुराने जमाने में देखा है, खादों में क्या डालते थे, जानवर को भी खेतों में काट देते थे, या वैसे ना बना लेते थे, गोबर वगैरह ये करते थे। ये जैविक क्या थे, इसमें क्या होता था, आपके वनस्पति मिलती थी ना वो, और फिर उसको खाद बना के मृदा की क्या बनाते थे, उर्वरता बढ़ाते थे कि नहीं बढ़ाते थे। तो जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी वो मिट्टी क्या होगी, अधिक उपजाऊ होगी। भारत की मिट्टियां जो पाई जाती हैं, क्या सभी ह्यूमस की मात्रा अधिक है? भारत में जितनी भी मिट्टियां पाई जा रही हैं उनमें ह्यूमस की मात्रा नहीं है। ह्यूमस की मात्रा के साथ फास्फेट की मात्रा भी नहीं है, और क्या नहीं है, पोटाश भी नहीं है। एनपीके होता है ना, एनपीके भी नहीं है और ह्यूमस भी नहीं है। भारत में ह्यूमस पाया जाता है तो आपके कहाँ पाया जाता है, सिर्फ दलदली क्षेत्रों में या दलदली मृदा में। क्यों पाया जा रहा है ये भी बता दो मुझे। वहाँ पे अपशिष्ट ज्यादा है, और कह सकते हैं कि पानी की जो मात्रा है वो भी सही है। वनस्पतियां सड़गल अच्छी तरह जाती हैं, क्योंकि दलदली क्षेत्र में आपके क्या होगी, वर्षा अधिक होगी और ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, और टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अब कम टेम्परेचर होगा, वनस्पति गिरी और वहीं पर सड़गल जाएगी, ठीक है। और ह्यूमस की मात्रा कहाँ कम होगी, अच्छा ये बताओ। और ह्यूमस की मात्रा वहां होगी ना, जैसे टेम्परेचर भी होता है ना, इसमें एक होता है तापमान भी होता है। क्या तापमान मृदा को करेगा कंट्रोल? क्यों करेगा? जहाँ तापमान अधिक होगा वहां की मृदा अच्छी होगी, या जहाँ तापमान बहुत कम होगा वहां की मृदा अच्छी होगी, या तापमान जहाँ पर क्या होगा, समान होगा, वहां की मात्रा अधिक होगी। और मुझे ये बताओ, तापमान अगर अधिक है तो जैविक क्रिया में वृद्धि होगी या कमी होगी, और तापमान कम है तो जैविक क्रिया में वृद्धि होगी या कमी होगी? क्यों होगी? और जैविक क्रिया कौन कर रहे हैं आपके, सूक्ष्म जीव। जब तापमान क्या होगा, अधिक होगा तो सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और मर जाने के कारण आपके जैविक क्रिया कम हो जाएगी। और जब जैविक क्रिया कम हो जाएगी तो ह्यूमस ऑलरेडी क्या है, आपके जो वनस्पति सड़ी गली कहाँ मिल गई है, आपके पृथ्वी पर धरातल पर है, वो सड़ेंगी गलेगी नहीं। जब वो सड़ेंगी गलेंगी नहीं तो आपकी मिट्टी में वो बन नहीं पाएंगी। क्लियर होगी बात? जहाँ टेम्परेचर पे क्या होगा, मृदा की क्वालिटी को कंट्रोल
करता है। कैसे करेगा? जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ जैविक क्रिया धीमी होगी, जहाँ टेम्परेचर कम होगा, अपेक्षाकृत बहुत कम होगा, वहाँ भी जैविक क्रिया क्या होगी? धीमी होगी। जहाँ टेम्परेचर समान होगा वहाँ जैविक क्रिया होगी अच्छी। क्लियर बात है? इतनी बात समझ में आ गई? उच्चावच क्या? मृदा को वो करेंगे, जिसको रिलीफ कहते हैं। उच्चावच मृदा को नियंत्रण करेंगे। क्या कहते हैं? रिलीफ करते हैं। और गहरा, बहुत धीमी सी आवाज में गाना करते हैं। उच्चावच भी क्या करते हैं? मृदा को, मृदा की क्वालिटी को या इफेक्ट करते हैं। कैसे? मान लो उच्चावच है, एक जगह ऐसे समझ लो, खाली एग्जाम्पल ये समझ लो, ये आपका उच्चावच यानी कि पहाड़ का मैंने ले लिया, ठीक है। एक तरफ देख लो सूरज भी पड़ रहा है, एक तरफ धूप ज्यादा है, एक तरफ धूप कम है। पहला ये हो गया। और एक होता है ढाल। ढाल भी होती है ना। अगर ढाल तीव्र है तो मृदा क्या हो जाएगी? सरकेगी। लैंडस्लाइड सुने हो ना? लैंडस्लाइड होता है ना, बारिश अधिक हुई, लैंडस्लाइड होगी, मृदा क्या हो गई? बह गई। तो अगर ढाल ज्यादा है तो मृदा में क्या होगी? फ्लो ज्यादा होगा। दूसरी बात, ढाल और आपके ढाल और वो होती है ऊंचाई, उसके साथ भी आपके इफेक्ट पड़ेगा लाइट पर। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कहीं लाइट ज्यादा मिलेगी, कहीं लाइट कम मिलेगी, जो भी मृदा को क्या करेगी? आपके इफेक्ट करेगी। तो उच्चावच में क्या, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था आपका ढाल का और पर्वत का। उच्चावच में क्या करता है? मृदा को इफेक्ट करता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तापमान हो ही गया, वनस्पति हो ही गई। अब वायु की बात करते हैं। उच्चावच हो गया, तापमान, वायु बताओ। मृदा में छिद्र पाए जाते हैं क्या? आपके शरीर में छिद्र पाए जा रहे हैं? नाक है, कान है ना? इससे भी अपने अपने काम होते हैं कि नहीं होते हैं? मुंह है तो नाक से क्या ले रहे हो? सांस, मुंह से निकाल रहे हो बाहर। तो ऐसे क्या करते हैं? मृदा में भी छोटे छोटे क्या होते हैं? होल होते हैं, जिससे वो क्या करता है? वायु को इनपुट और आउटपुट करता है, यानी कि वायु को धारण करता है। और क्या नमी धारण करता है? मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है। कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता है? दोमट या काली? अगर हम खनिज की बात करें या वैसे बात करें तो आपकी दोमट मिट्टी बहुत अच्छी है। और काली मिट्टी में क्या होता है? सर्वाधिक पानी धारण करने की क्षमता होती है। क्लियर होगी बात? पूछा जाता है अगर हम मिट्टी की सब उसमें मिट्टियां रख दें और सारी मिट्टी में 1-1 लीटर ही क्वांटिटी में पानी डालें तो सबसे ज्यादा पानी कौन धारण करेगा? आपका दोमट, वो आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किसी नाम से जानते हैं? कपास, कछारी और ये नाम तो ये कितने चाहिए? एक बहुत फेमस नाम है ना, स्वतः जुताई वाली मिट्टी है ना। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको कहते हैं? आपकी काली मिट्टी को क्यों कह रहे हैं? दरारें कब पाई जा रही हैं? देखो, जब बारिश होती है तो मिट्टी बिल्कुल ऐसे चिकनी हो जाती है, उस पर कृषि करना लाजमी नहीं होता है। एकदम फिसलने वाली, जैसे कीचड़ भी होती है, एकदम पतली सी, और आप गए और एकदम स्लिप करके वहां दूर तक पहुंच गए, ऐसी हो जाती है मिट्टी उस समय जब बारिश का टाइम होता है। जब वो मिट्टी सूख जाती है तो उसमें क्या हो जाती है? अपने साथ वो अपने आप ही वो क्या होती है? दरारें आ जाती है उसमें। जैसे किसान जब खेती करता है तो मतलब जोतता है हल को, तो अलग अलग मिट्टी के वो पड़ जाते हैं ना, अलग अलग वो डालते हैं, तो ऐसे ही उसमें अपने आप से क्या बन जाती है? अरे अब मैं कैसे बताऊं, देखो इस तरह से कुछ बनेगा आपका। अब ये समझ लो, ये जो मैंने ये बनाया है, ये दरारें बनाई हैं, ये जो बनाए हैं मिट्टी के होल्स से बनाए हैं। जैसे आपने वही वाला देखा होगा, विदर्भ क्षेत्र में बहुत सा देखा होगा कि आपके किसान ने आत्महत्या कर ली सूखा पड़ने के कारण, और वो माथा पकड़ के बैठे होते हैं, और जो मिट्टी को ऐसे खुले में दिखाई जाती है चट्टन खाई हुई, वो विदर्भ देश की, यानी कि जो आपके महाराष्ट्र में काली मिट्टी का ही क्या होता है? वो क्षेत्र होता है। क्लियर हो गई? मिट्टी को जो कंट्रोल कर रहे हैं, आपका तापमान भी कर रहा है। मूल सेल क्या है? पैतृक सेल है, जिससे क्या होता है? आपकी
मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी का निर्माण में कौन सी क्रियाएं आती हैं? आपका अपक्षय और अपर्दन। अपर्दन क्या है आपका? इरोजन। अब इरोजन सबसे ज्यादा कौन करेगा? वायु भी करेगी, सबसे ज्यादा तो वायु और जल है। इरोजन दो ही तरह से हो रहा है आपके, एक किससे हो रहा है? वायु से, दूसरा हो रहा है जल से। सबसे ज्यादा इरोजन जो करता है वो आपका नदियां करती है ना, जल करता है। भैया देखो वायु कहाँ करेगी? वायु इरोजन कहाँ करती है? जहाँ सूखा होगा, मिट्टी में नमी नहीं होगी, वहीं से तो मिट्टी उठा के लेके चली जाएगी दूसरी जगह। पर नदियां क्या करती हैं? जहाँ सूखा होगा वहां भी, और जहाँ सूखा नहीं होगा वहां से भी क्या करेगी? आपका इरोजन करेगी। तो सबसे ज्यादा इरोजन कौन करता है? आपका नदियां करती हैं। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ जो मिट्टियां बनती हैं वो लेयर में है ना? कितनी लेयर है हमारे यहाँ? नहीं, मतलब हमारा भारत एक अलग से स्पेसिफिक तो है नहीं। पृथ्वी पर जो लेयर मिलती है वो 4 लेयर मिलती है, जिसको कहते हैं संस्तर। कहते हैं संस्तर। नींद आ रही? सो जाओ। सोए नहीं थे रात में? किसको नींद आ रही है? सो के भी नींद आ रही है? पढ़ रही हो इसलिए नींद आ रही है। चलो बात कर रहे हैं संस्तर की। मृदा के 4 संस्तर यानी 4 स्तर होते हैं, जिसको हम प्रोफाइल कहते हैं। ये प्रोफाइल वो वाली नहीं है जो आप अपने फोन में लगाते हो। ये प्रोफाइल संस्तर यानी ये प्रोफाइल वो है जो मिट्टी की परत होती है। मिट्टी की परतों को हमने 4 A, B, C और D में डिवाइड करा है, जिसको हम कह रहे हैं संस्तर। हॉरिजॉन, हॉरिजॉन क्यों कह रहे हैं इसको? ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है ना। आप धरातल की गहराई में जैसे जैसे जाओगे तो अब आपको क्या मिलेंगे? नॉर्मली कहते हैं जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल जी, ये वर्टिकल है, लंबवत, ऊर्ध्वाधर, बड़ा गंदे तो हम लोग ऐसे जाएंगे ना, हम जहाँ ऐसे लेयर जो हमने वर्टिकल है ऐसे हम जाएंगे। अब मैं बता रही हूँ जब हम ऐसे जाएंगे कहाँ? धरातल के ऊपर, मतलब धरातल से हम नीचे गहराई में जाएंगे तो हमें A, B, C, D लेयर मिलेंगे। इनको हमने ऐसे नाम से जाना है। पेड़ की जड़ जो ज्यादा उपजाऊ पूछा जाता है, नॉर्मली आपके ये दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा संस्तर या कौन सा आपका हॉरिजॉन क्या है? अधिक उपजाऊ है। तो पहला हॉरिजॉन क्या है आपका? सबसे उपजाऊ है। पेड़ की जड़ क्या रहती है? यहीं तक रहती है, पहुंच जाएगी तो इससे नीचे चली जाती है। समझ में आया? नॉर्मल अपने फोन में अगर आपके पास है, फोन नॉर्मली सबके पास है, तो क्या करोगे? 1 मिनट सर्च कर लो और सर्च करके उसमें देख लो मिट्टी के संस्तर। क्या हो गया? मैंने कहा है फोन इस्तेमाल करने के लिए, खोल लिया था। वेरी गुड, ये देखो स्मार्ट है। और कहीं कहीं इसको 5 में बांटा है, सुना? कहीं कहीं इसको 5 में बांटा है, ऊपर वाले को O में कह रहे हैं, ठीक है? किसी में देखोगे 4 में, किसी में देखोगे आप 5 में। जो पहला A संस्तर है अधिकतर सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा। B संस्तर क्या होता है आपका? इन और इनका जहां पर इन दोनों के गुण मिलेंगे वो कौन सा होगा आपका? B। तो दोनों के गुण मिलेंगे। अगर हम इसको आधा आधा बांट दें, ऐसे हो सकता है ना, इसके ऊपर वाले पार्ट में इसके गुण मिलेंगे, नीचे वाले पार्ट में संस्तर C के गुण मिलेंगे, ठीक है? D वाली चट्टान होगी हमारी। D क्या होगी? चट्टान। मृदा निर्माण की सबसे पहली स्थिति क्या होगी? C का। चट्टान नहीं होगी। चट्टान क्यों होगी मृदा निर्माण की? मृदा क्या है? सेल हो गया। इसके नीचे जाने पर आपको क्या मिलेगी? किसी भी प्रकार की मृदा नहीं मिलेगी। मृदा निर्माण की सबसे
बाद बी, उसके बाद ए। जो ए संस्तर है वो सबसे ज्यादा क्या है, उपजाऊ है। यहाँ पर ही जितने भी खनिज और जैविक पदार्थ पाए जाएंगे किसमें पाए जाएंगे, संस्तर ए में। संस्तर बी किसका काम करेगा, ए और सी के बीच में जो जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, कौन सा जोड़ है वो, बी को क्या कहेंगे, इसमें दोनों ग्रुप पाए जाएंगे, एक एक व्यक्ति नाम क्या था? क्या बोलेंगे बताओ। मैंने तो पेपर में संस्तर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ये मैंने कहा है। अब आप बताओ जहां पर दो चीजें मिलती हैं आपस में उस जोन को हम क्या कहते हैं। यहाँ मिट्टी की बात नहीं करी मैंने, जहां दो चीजें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, संक्रमण खंड। ज्यादा हिंदी ना संक्रमण जोन। दोनों के गुण मिल रहे हैं ना, जहाँ पर दोनों के गुण मिल रहे हैं उसको कह रहे हैं संस्करण जोन। अब यहाँ पर जो मिट्टी होगी वो उपजाऊ नहीं होगी, कैसे होगी, आपकी बजरी फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर बहुत मोटी होगी, यहाँ मोटी होगी और उससे ऊपर कैसे होगी, इसके यानी कि पतले हुए गुण पाए जाएंगे। अब यहाँ पर मोटी है ऐसे समझो, मोटी मतलब बजरी। तुम लोग कौन सा मोटा पतला समझ रहे हो, कहीं और ले जा रहे हैं। चलो तुम लोग जहां ले जा रहे हो वहीं से ले लेते हैं हम लोग। एक्सेल साइज, डबल एक्सेल, स्मॉल, है ना। तो मिट्टी में भी अब तुम लोग यही साइज समझ लो। सिर्फ इसको संक्रमण जोन कहते हैं। संक्रमण जोन क्या कह रहे हैं, संक्रमण। समझ जाओ। क्या बोल रहे थे, संक्रमण। अरे कोई भी हो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर कण क्या होंगे, ज्यादा मोटे होंगे, इससे अपेक्षा कण क्या होंगे, थोड़े से छोटे। रेत नहीं होगी बेटा, छोटे से और कम होंगे। यहाँ पर कट क्या हो जाएंगे, और माइनस हो जाएंगे, फिर यहाँ पर और माइनस हो जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। जो हम लोग मिट्टी के उसकी बात करते हैं, साइज की बात करेंगे, बजरी आ गई, बजरी के बाद क्या हो गया, बलू यानी कि रेत आ गई, रेत के बाद आपका क्या आता है, क्ले आता है, फिर आपकी क्ले के बाद क्या आती है, कौन कौन से साइज आते हैं, ऐसे घूंघों की तरह बैठ जाते हो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मृदा पढ़ाऊंगी, पढ़ के आना। सब आए थे शुक्रवार को। कितने बजे मेरी क्लास हुई थी, कितने बजे मेरी क्लास हुई थी चरण, 10:30 के बाद हुई थी। हाँ तो 10:30 के बाद ही बताया था। और जब पुराना टॉपिक कौन सा पढ़ाया था ये बताओ मुझे। क्या पढ़ाया था, पुराना टॉपिक ही बता दो। अच्छा तुम लोग वो सब क्लाइमेट में ही आते हैं। क्या पढ़ाया था, जलवायु में पक्का जलवायु पढ़ाई थी, भारत की जलवायु पढ़ा रहे थे ना। हाँ चक्रवाती वर्षा भी नहीं पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि पूर्वी घाट पर चक्रवाती वर्षा पूर्वी पर होती, पश्चिमी पर होती है। चलो वो भी पेज पलट के तुम्हें याद है कि मैडम ने फ्राइडे को क्या पढ़ाया। क्या कह रहे हो, पश्चिमी में क्या है, पूर्वी होती है, पश्चिमी में बारिश होने लगे तो हिमाचल ही कहाँ है। क्लियर। देखो ये पढ़ रहा है बंदा, आरो की तैयारी कर रहा है। आरो का पेपर, आरो हमसे से आगे निकालेगा ना। चलो अच्छी बात है। ए बी सी पेपर में बस ये पूछा जाएगा, संस्तर कौन सा संस्तर में पेड़ की जड़ें पाई जाती हैं, संस्तर ए में पाई जाती हैं। अब आप कहते हो ना कि कई बार पेड़ की जड़ें बहुत नीचे तक गई हैं,
पानी की तलाश में, तो जो पेड़ की जड़ें पानी की तलाश में बहुत नीचे तक जाती हैं वो अधिकतर संस्तर बी में पाई जाएंगी। और बी में भी कहाँ पाई जाएंगी? ऊपर लेवल पर, नीचे लेवल पर नहीं पाई जाएंगी। ये उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता है। मृदा निर्माण का पहला क्षेत्र क्या है आपका? सी। डी में क्या पाई जाएंगे आपके? चट्टान, मिट्टी पाना बंद हो जाएगी। अब मिट्टी का निर्माण ऊपर से नीचे होता है या नीचे से ऊपर हो रहा है? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर हो रहा है ना। चट्टानें नीचे टूट फूट रही है रासायनिक क्रिया द्वारा, और फिर वो थोड़े थोड़े किसमें पड़ रही हैं? कंकड़ों में बन रही है, फिर और टूट रही है, फिर इनमें क्या मिल रहे हैं? जैविक पदार्थ मिल रहे हैं, जीव जंतु के अवशेष मिल जाते हैं, और उनसे क्या है आपके जो छोटे छोटे क्या सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड करने के बाद मृदा में मिल जाते हैं। तो आपके ऊपर की लेयर होती है वो क्या हो जाती है? वही आपके खनिज मृदा होती है। आपके मतलब ये बताओ मुझे, मृदा जीव है या अजीब है? मतलब क्या कहते हैं उसको? लिविंग है या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। अगर वो ऑक्सीजन ले रही तो लिविंग है। मृदा नॉन लिविंग में आती है, पर क्या होता है ये? उसे हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अब सुन लो मेरी बात, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अगर मैंने ये वाला बना दूं, एक जगह लिख दूं लिविंग, एक जगह लिख दूं नॉन लिविंग, ठीक है? तो हम मृदा को इस क्षेत्र में रख सकते हैं जो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। ये क्या करती है? जो लिविंग पर्सन हम लोग हैं, हम लोग मृदा पर डिपेंडेंट है क्या नहीं? ये बता दो मुझे, कैसे है? सिर्फ रहने के ऊपर? चट्टान भी होती बेटा तब भी तुम रह रहे होते। वो कह रहा है ना कि हम इसी पर रह रहे हैं। मैंने कहा अगर यहाँ चट्टान भी होती, ये 2 लेयर नहीं होती, तब भी तुम यहाँ पर रह रहे होते। रह रहे होते नहीं रह रहे? पर जिस चीज पर तुम डिपेंड हो, किस पर डिपेंड हो? खाने पर है ना। वो खाने के पदार्थ किस में मिल रहे हैं आपको? मृदा में मिल रहे हैं ना। मृदा में ऐसे गुण हैं, जैसे आपने बीज डाल दिया और क्या हो गया उसमें? अपने आप से क्या हो गए? बीज अंकुरित होके पौधा बना, पौधे से फल आए, और आप लोगों ने खाया पिया और मस्त होके रहे। और इस मृदा को क्या कर रहे हो आप? प्रदूषित कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मृदा को प्रदूषित कर रहे हो? कैसे कर रहे हो ये भी मुझे बता दो जरा। पॉलीथीन से पन्नी घर ले जाते वो पॉलीथीन वो घर नहीं ले जाता है, वो यहीं प्लॉट में छोड़ देता है, ठीक है? अब यहाँ पर प्लॉट में क्या है? मिट्टी है ना ये प्लॉट में। अब यहाँ पर सूक्ष्म जीव भी होंगे। अब ये सूक्ष्म जीव क्या होंगे? ये इसको डिग्रेड कर देंगे या नहीं कर पाएंगे? ये डिग्रेड नहीं होती है, पॉलीथीन डिग्रेड होती ही नहीं है। और जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक क्या है वेस्ट है वो भी डिग्रेड नहीं होते हैं। इसीलिए कहते हैं जो आपके जो क्या है जैसे कागज की बनी हुई चीजें होती हैं वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाती हैं। जमीन पे जब डालो तो प्लास्टिक का यूज वैसे भी क्या कर दिया है? बैन कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं ना, प्लास्टिक आप कहीं भी डालोगे उस मृदा की उर्वरता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, नहीं तो समाप्त ही कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे डंपिंग एरिया है, अगर वहां से हटा पार्क क्यों बना रहे हैं? डंपिंग एरिया में पार्क क्यों बना रहे हैं? वहां से साफ करके उस कूड़े को हटा के जला के वहां पर क्या एग्रीकल्चर की लैंड नहीं बना सकते हैं? पर वहां पर क्या है? वो वाली लैंड कैसे हो गई है? अनउपजाऊ हो गई है। वहां के जो सूक्ष्म जीव थे उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई है। हो गई क्यों? क्योंकि जो आपकी क्या है आपके पॉलीथीन है, इसको डिग्रेड वो लोग नहीं कर पाते हैं। पॉलीमर से बना होता है ना पॉलीथीन। मुझे इतनी केमिस्ट्री पता नहीं है, सबसे ज्यादा बोरिंग मुझे केमिस्ट्री लगती थी। और क्या हो गया? कौन कह रहा है मेरे पास? देखो फिजिक्स वालों को केमिस्ट्री बहुत बोर लगती है और बायोलॉजी वालों को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है कि नहीं? पल्लवी बताएगी। तभी तो मैं पूछ रही हूँ, केमिस्ट्री अच्छी लगी तुम्हें? हाँ मुझे बायो बिल्कुल अच्छी लगती, केमिस्ट्री फिजिक्स। हाँ ये तो बढ़िया। वो देखो तुम्हारे साथ सहमत हो रहा है। हाँ क्योंकि बायो मेरा इतना पढ़ी नहीं तो मुझे वो आती नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहता है, बायोलॉजी मोस्टली छोड़ देते हैं। पर उसमें भी फिजिक्स और मैथ ज्यादा अच्छी लगती है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है। केमिस्ट्री में कौन
वो कह रही मुझे पसंद है। नहीं, नहीं पसंद है, सिर्फ बायो पसंद है। सिर्फ बायो पसंद है। सिर्फ बायो वाला है। हाँ ये बायो वाली हो तुम लोग। कैट तक पढ़ी हो तुम। चलो अब आ जाओ, होगी बातें, मूड फ्रेश हो गया। बोर हो रहे थे ना पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैंने केमिस्ट्री बायोलॉजी का टॉपिक ले लिया था। ये बात क्लियर होगी। मृदा के संस्तर पूछे जाएंगे, कौन सा संस्तर सबसे ज्यादा उपजाऊ है, ए, बी और सी उपजाऊ नहीं है। ठीक है, अगली बात करेंगे। अगर हम इतना लिखवा दूं या आगे बढ़ो। बहुत तेज हो गए। ये देखो ये लोग लिख के नहीं है, चलो लिख लो थोड़ा सा फिर आगे लिख लिया। चलो ठीक है, फिर तुम आए हो तभी मैंने स्टार्ट करा है चरण। जब तक तुम आए नहीं थे मैंने पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं करा था। मैं तो मैं हाथ से मोबाइल चला रहा मैं जैसे एक चीज पूछूं, केमिस्ट्री की अच्छी नहीं लगती। देखो अपना अपना इंटरेस्ट है, किसी को ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती, किसी को हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। मैं अपने अच्छा सुन लो, मैं अपने स्टूडेंट के टाइम पे थी तो सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट डर लगता था वो एसएसटी होता था मेरे लिए। एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान, जिसमें क्या आता होगा आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, यही सब आते थे। पठार समझ में ही नहीं आते थे, कहाँ से आ जाते थे। नॉर्मल है चलो। और पठार नहीं समझ में आते थे, कहाँ से आ जाते थे। और एक वो लुईस प्रथम, लुईस चतुर्थ, लुईस समझ नहीं आते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आगे हिस्ट्री में। मेरा मानना है कि इतिहास भूगोल सेक्शन केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बेस पे अपना पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो समझ नहीं आता है कि अकबर कब मरा, हुमायूं कब पैदा हो गया। अब शांत हो जाओ। देखो जब आप, अच्छा ये बताओ, आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो ना, अब ये बताओ मुझे सिविल सर्विस क्यों जरूरी, ये सब्जेक्ट क्यों जरूरी है सिविल सर्विस के लिए? जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ यही, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। मैंने एसएसटी का पूरा एग्जाम्पल लिया, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी है, और आपके क्या हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी भी है। उसके बाद ये आपके मेन सब्जेक्ट में आ रहे हैं, जबकि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी किसमें आती है? साइंटिफिक हो गया, आप रिसर्च के उसमें थोड़ी मजा आ रहा है। हमें अधिकारी बनना है तो हमें उस एरिया का सब पता होना चाहिए, भौगोलिक स्थिति क्या है, इतिहास यहाँ का क्या है, हमें मोरल भी पता होना चाहिए। स्टेप जब लेंगे तो वहाँ के कल्चर भी पता होने चाहिए। पता चल रहा है, सुनते जाओ। आप नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में आप यहाँ के हो, अब आप IAS IPS बनोगे तो ऐसा तो नहीं है कि यूपी वाली क्षेत्र में आपकी जो है वो रहेगी पोस्टिंग, साउथ इंडिया में भी जाओगे ना। अब साउथ इंडिया में कल्चर अलग है, वहाँ पर क्या है, आप देखो यहाँ पर हमारे सगे भाई बहन में या मौसेरे सचेरे भाई बहन में शादी नहीं होती हिंदुओं में, पर साउथ इंडिया में हो जाती है। अब किसी ने केस ठोक दिया, शादी हो जाती है वहाँ पर, है ना। अब आप केस ठोक दिया आपने, अरे आपने कैसे कर लिया, ये तो गलत है, पर वहाँ का कल्चर है तो ये गलत नहीं है ना। तो इसीलिए आपको क्या पढ़ाया जाता है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ाया जाता है कि वहाँ की संस्कृति कैसी है। अब ये थोड़ी ना है कि आप वहाँ पर ऑफिसर बन रहे हो तो आपसे पेपर, जो ऑफिस का काम होगा यही सब चीजों का होगा। सिर्फ एक नॉलेज के लिए आपको पढ़ाया जाता है कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी। पता चल रहा है यहाँ पर हम घूमने जा रहे हैं साउथ इंडिया, हमको पता ही नहीं है वहाँ का वेदर कैसा है। यहाँ पर बहुत ठंडा पड़ रहा है, हम बैग में भर के ले गए सारे वूलन कपड़े। जब वहाँ गए वहाँ पर कैसा है, यहाँ ठंडा है, वहाँ पर कैसा मौसम है, नॉर्मल है यानी गर्म है। वहाँ पर दिन का भी टेम्परेचर क्या रहेगा, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता ही रहता है, जो नॉर्मली हमारे यहाँ गर्मियों में होता है कि नहीं होता है। अब जब आपको नॉलेज ही नहीं है, आप तो लेके चले गए कहाँ, बहुत सारे वूलन कपड़े पूरा भर के, वहाँ पहुंचे तो गर्मी है। अब बताओ आपके वूलन कपड़े काम में आए या नहीं आए। और पैसे भी क्या लेके गए थे आप, लिमिटेड लेके गए थे, पैसा भी लिमिटेड लेके गए, कपड़े भी कौन से लेके गए, वूलन। और वहां जाके क्या हो गए, बुद्धू बन गए। इसीलिए क्या है, सब चीज की नॉलेज, सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मृदा के बनने के आधार, है ना। मृदा जो बन रही है, भारत में मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, सैफ बताओ, तुम्हारा आरोग्य का एग्जाम है, मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, 8। किस स्तर पर,
विश्व के स्तर पे मृदा को 11 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 11 प्रकार अपने यहाँ है। हाँ नहीं, अपने यहाँ है आपके 8, कहीं कहीं 9 दिखा देते हैं, वैसे 8 है, ठीक है। और मृदा, जलोढ़ मृदा कैसे, जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है? और हिमोद, हिमोद जलोढ़ से लिखा है, हिमोद, हिमलोड, ओ सॉरी, हिमोद, हिमोद सही नहीं है, अब हिमोद सही हो गया। जलोढ़, हिमोद और लावा। लावा तो बिना ज्वालामुखी से जो निकल रहा है, ज्वालामुखी से जो निकल रहा है, वही ठंडा होके जो है वो बन जाएगा लावा। जो ग्लेशियर, जिस मृदा का निर्माण किससे हो रहा है? ग्लेशियर, ग्लेशियर पिघलने से मिट्टी आ रही है, उसको कह रहे हैं आपके हिमोड, ठीक है। और जो मिट्टी कौन ला रहा है? जल ला रही है, वो कौन सी होगी आपकी? जलोढ़। सुन लिया अपना, मृदा किससे बन रही है? जलोढ़, हिमोड और लावा से भारत में जो पाई जा रही है, क्योंकि दक्कन का पठार पूरा किससे निर्मित है? आपके लावा। अब कहीं कहीं मृदा कैसी पाई जा रही है? काली, कहीं कहीं लाल, कहीं कहीं पीली। लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी कहते हैं। लाल मिट्टी में जब पानी की मात्रा नहीं होती तो वो लाल होती है, जब उसमें पानी की मात्रा मिल जाती है तो वो कैसी हो जाती है? आपकी पीली बन जाती है। अब हम अगर मिट्टी की बात करें तो पहली हो गई आपकी जलोढ़, जिसको कहते हैं एलुवियल सॉइल। दूसरी आपकी हो गई आज सूरज नहीं आया, वो सूरज कह रहे हैं, सूरज भी नहीं आया और वो भी नहीं आया, सोनू। देखो मेरे तो सारे फेवरेट स्टूडेंट हैं, तुम लोग को ही नहीं लगता होगा। मैंने तुम लोग के साथ कोई वैसा बर्ताव करा है, व्यवहार? अलवेद बाबू ये बताओ, जो तुम कह रहे हो कि मैडम का फेवरेट स्टूडेंट, क्या किया है? चलो चरण के साथ चाय पिलवाने से नहीं होता फेवरेट हो गया, कि चाय पिलवा दी तो फेवरेट हो गया। देखो जो अच्छा शिक्षक होगा वो हमेशा यही चाहेगा कि आप गलत संगत में ना पड़े, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, आलतू फालतू की बातें ना करें। धीरे धीरे चाय वाला तो मैं नहीं कहूँगा। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के बाद कौन सी मिट्टी आ जाएगी? पर्वतीय और दलदली। दलदली और कौन सी आएगी? मरुस्थलीय। देखो स्लिप कर 1 2 3 4 5 6 7 लबड़ी है ना? यही मृदा है, भारत में यही मृदा पाई जा रही है। जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, पर्वतीय, दलदली, मरुस्थलीय और लबड़ी। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो कितने % पर? बुक में दिखा दे रखा है 40%। दे रखा है ना? एग्जाम में जो आया है इसका परसेंट दिया है 33.5%। इसमें नहीं दे रहा है, सर्वाधिक मात्रा में 29 पॉइंट किससे? दृष्टि में जहां से मैंने लिया है उसमें बताया है 33.55, ठीक है। और जो बुक में दे रखा है वो 40% दे रखा है।
कहने का मतलब है जो आपका यूपीपीसीएस है उसके टेस्ट एग्जाम में मैंने देखा उसमें आपका 33.5%। क्लियर हो गई मेरी बात? बुक में जो दे रखा है वो 40% दे रखा है। जलोढ़ मृदा का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपके नदियों द्वारा या जल द्वारा। इसका निर्माण करती हैं आपकी नदियां। सबसे ज्यादा उपजाऊ की बात करें तो कौन सी मृदा है? इनमें सबसे ज्यादा उपजाऊ की बात करते हैं। काली मिट्टी पे अच्छा ये बताओ किसकी फसल होती है? कपास। हम जलोढ़ मिट्टी पे किसकी फसल होती है? जिसके भी जितने भी आपके खाद्यान्न है ना, जितने भी आपके खाद्यान्न है उस पर क्या है? जलोढ़। सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा जो है आपकी जलोढ़। जलोढ़ मृदा जब आपको पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ाए थे? मैदान। तब बताया था 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? खादर नहीं हो गई खादर और अगर हम जलोढ़ के मैदान की बात करें, जलोढ़ मैदान कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? क्या हो गया काजल? बताओ। जलोढ़ मैदान कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? शिवालिक के गिरिपाद से ना? शिवालिक के गिरिपाद से स्टार्ट हो जाते हैं कि नहीं? हम तो बता ही रहे हैं। शिवालिक के गिरिपाद से स्टार्ट हो जाते हैं। पहले कौन सा? भाबर, फिर तराई, उसके बाद खादर, फिर बांगर। जितना कैसे दक्षिण की तरफ जाओगे कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? बांगर। खादर मिट्टी क्या है आपकी? अधिक उपजाऊ है। क्या है? अधिक उपजाऊ और नवीन मृदा है। तो हर वर्ष क्या होती है? खादर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है। खादर मिट्टी इसकी कैंपर में सबसे उपजाऊ है। जब ऑल ओवर पूछा जाएगा तो आपकी जलोढ़ मृदा क्या है? सबसे उपजाऊ है। आप ये कह रहे थे कि मतलब जो ज्यादा पुरानी होगी वो ज्यादा उपजाऊ होगी, तो खादर तो नहीं होती है। अब जो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी आपकी बाहर से उठ के आ रही है बनने की मृदा निर्माण में, मैंने कहा था जो मृदा बनने में जितना समय लेगी वो ज्यादा है। अब जबकि आपकी जलोढ़ मृदा आ रही है तो जलोढ़ कैसी आ रही है? बिल्कुल महीन है ना। जलोढ़ मृदा क्या है? बिल्कुल महीन है, पानी के साथ अच्छी मिली हुई है। वही तो नदियों के साथ बह के आई है, वही तो मृदा लेके आ रहे हैं। तो जो खादर मृदा में क्या है? खनिज पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं और ये नवीन मृदा है। नवीन का मतलब कह रहे जो मृदा बन गई, मृदा जो आपको उसको ऊपर दिख रही है, और उस मृदा को भी हमने क्या करा है? डिवाइड कर रहे हैं। उस मृदा को भी हमने डिवाइड करा। पहले हमने मृदा बना दी, मृदा बनाने के बाद हमने मृदा को क्या है? उसके रंग और आधार पर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जैसे काली, लाल, पीली, लैटराइट, जलोढ़, है ना। जैसे जैसे मृदा आ रही है, पहले आप बन गए। अब आपको अलग अलग जगह पर जाओगे तो अलग अलग स्थान पे जाना जाएगा। आप यहाँ पर क्या हो? आलोक हो, एक स्टूडेंट हो। घर पर जाओगे तो अपनी माँ के बेटे होगे कि नहीं? दोस्त के यहाँ जाओगे, दोस्त से मिलोगे तो आप दोस्त होगे। तो मिट्टी बन गई और उसको अलग अलग जगह पर क्या जाना है? अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। जलोढ़ मृदा क्या है? ये सारी मृदा नवीन नहीं है, सारी मृदा क्या है आपकी? पुरानी है। सब में खनिज और वनस्पति की मात्रा मिल चुकी है। अब यहाँ पर जो बह के आ रही है, अब पुरानी बांगर क्यों खराब होगी? उपजाऊ है पर इसकी अपेक्षा कम उपजाऊ है। इसमें थोड़े कंकड़ पत्थर होते हैं ना, ये मोटे अनाज के लिए है, वो उसमें गन्ना नदियों धान से सब होते कुछ हैं, खा जाता है। नदियों के पास होती है, नदियों के पास वाली ज्यादा उपजाऊ होंगे, एग्रीकल्चर ज्यादा होगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर हो चुका है, सिंचाई जो इसकी उर्वरकता थी वो क्या कर दी हम लोगों ने? खत्म कर दी है। अब यहाँ पर जो क्या होता है आपके जो कृषि करी जाती है सिंचाई के माध्यम से करी जाती है ना, भूमिगत जल से करी जाती है ना। अब मैंने जब आपको मैदान पढ़ा रही थी तब बताया था जहाँ पर ज्यादा भूमिगत जल यानी ज्यादा सिंचाई करी गई, पंप से पानी निकाला गया तो वहां की मिट्टियों में क्या हो गया? क्या पाया जा रहा था? अभी हम बात कर रहे थे मृदा में आपकी वायु भी है और जल भी है।
इस मृदा से हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। जब ऊपर जल ले लेते हैं, सिंचित कर लेते हैं, तो जितने भी इसमें खनिज पदार्थ होंगे वो ऊपर आके सफेद चावल के रूप में जम जाते हैं कि नहीं? बताया था आपके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा का क्षेत्र और पंजाब का क्षेत्र है, वो क्या है, अधिक सिंचाई के कारण क्या हो गया है, बांग्ला प्रदेश तो वो था ही, अधिक सिंचाई के क्या हो गया, वो उर्वर, इसको क्या कहते हैं, कल्लर कहते हैं। पुराने जो नोट्स हैं जरा पेज पलट के घर पे देख लिया करो, तो यहाँ पर जवाब मिल जाया करेगा। पेज पढ़ लो, उसमें दिखाया था कि नहीं चरण, जहां पर उत्तरी गंगा के मैदान, निचली गंगा के मैदान और मध्य गंगा के मैदान बताएंगे, उसी में ऊपरी गंगा के मैदानों में देखो जो बिजनौर मुरादाबाद का क्षेत्र है और जहां पंजाब का क्षेत्र है, उसमें क्या कह रहे हैं, कल्लर कह रहे हैं कि नहीं? कल्लर वो भूमि है जो क्या है, ज्यादा सिंचित होने के कारण जमीन से जल क्या हो गया, ऊपर निकल आया, जो खनिज पदार्थ है वो कहाँ जम गए, ऊपर जम के आ गए, मतलब सतह पर जम गए, और वो सतह पर जम गए तो एक सफेद चादर बिछ गई। ऐसा लगता है जैसे क्या हो गया है, वो नमकीन हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल खीर हो गई। तुम लोग गाना याद करने लगना, बिल्कुल ऐसे नमक की तरह फैल जाता है, जैसे नमक की ज्यादा फैल गई है। हाँ, तो ये क्या है आपकी बांगर। और जबकि खादर मिट्टी क्या होती है, हर साल नदियों के द्वारा, हर साल नहीं तो साल में 2-3 साल बाद जब भी बाढ़ आएगी, वो बाढ़ वाले क्षेत्र जहाँ पर खादर मिट्टी आ रही है। अब अगर हम उत्तर भारत में बात करें तो खादर के मैदान कहाँ ज्यादा पाए जाएंगे, बांगर के मैदान कहाँ ज्यादा पाए जाएंगे? पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां बाढ़ ज्यादा आती होगी, आपके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, यूपीएससी ने निम्न में से कौन से मैदानों में ज्यादा बाढ़ आई होगी, क्षेत्र दे दिए उन लोगों ने। अब आपको पता है जितनी भी हिमालयी नदियां हैं वो खादर मिट्टी लेके आएंगे अपने साथ, और उत्तर प्रदेश में कहां पर खादर मतलब आपकी हिमालयी नदियां आती हैं, सब एक चीज एक दूसरे से लिंक है। ये मैदान में भी लिंक है। जब मैंने आपको गंगा मैदान पढ़ाए थे तो 3 तरह से बताए थे, उच्च, मध्य और निम्न। मध्य गंगा मैदान में सबसे ज्यादा क्या आ रही थी, आपके बाढ़ आ रही थी। क्यों आ रही थी? वहां से जितनी भी हिमालयी नदियां हैं, कौन कौन सी, आपकी गंडक हो गई, घग्गर हो गई, और कौन सी है, और कौन सी नदियां निकल रही थी, छोटी मोटी और नदियां थी जो आपकी कहां से निकल रही थी, नेपाल से निकल रही थी। इन नदियों की सहायक नदी बन रही थी, और यहाँ पर क्या ला रही थी आपके बाढ़। एक कोसी नदी भी है ना। तो आपके पेपर में पूछा जाएगा निम्न में से कौन से क्षेत्र में खादर मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अब इतना तो आपको पता है, जितना भी हमारा उत्तरी मैदान है और तटीय, कौन से तटीय, पश्चिमी और पूर्वी तट। पूर्वी तट पर ज्यादा क्या है, आपके जलोढ़ मृदा के मैदान पाए जा रहे हैं, जबकि पश्चिमी तट पर कम है। क्लियर? अब यहाँ पर पूछ रही थी जो क्वेश्चन में ये बताओ, पश्चिम बंगाल होगा, ऑप्शन दे रही हूँ आपको, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार। चार ऑप्शन दिए ना मैंने। क्वेश्चन तो मैंने यही पहले क्वेश्चन तो बताया, निम्न में से कौन से स्थान पर सर्वाधिक खादर मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है। अब खादर मिट्टी का मतलब वो मिट्टी जो नदियां क्या ला रही हैं, हर साल अपने साथ लेके आ रही हैं, यानी कि बाढ़ वाला क्षेत्र, यानी कि बाढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है। बिहार में बाढ़ सर्वाधिक आती है, असम में भी आती है कि नहीं, बाढ़ असम में भी आती है। और आपका पूर्वी क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आपके गोरखपुर वगैरह से लगा हुआ है, इन क्षेत्रों में भी क्या आती है, आपके बाढ़ आती है। तो जिन क्षेत्रों में बाढ़ आएगी खादर मिट्टी वहीं अधिक पाई जाएगी, और जिन क्षेत्रों में बाढ़ कम आएगी खादर मिट्टी वहां नहीं पाई जाएगी। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो आपका बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गई? चीजें कहां से कहां तक लिंक होती हैं ये आपको सोचना होगा। नदियों का उद्गम भी पता होना चाहिए, और कौन सी नदी कब सबसे ज्यादा बाढ़ ला रही है। अब यहाँ पर मैदान की जब बात करी थी तो गंगा का जो ऊपरी गंगा मैदान है वहां पर कैसी मिट्टी पाई जा रही है, आपकी बांगर मिट्टी पाई जा रही है, वहां पर बाढ़ नहीं आती है। और यहाँ पर बांगर मिट्टी पाई जा रही है, इसका मतलब वहां पर जो सिंचाई करी जा रही है वो कैसी करी जा रही है, नहरों द्वारा करी जा रही है, पंपों द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा। और अत्यधिक सिंचाई कहाँ करी जा रही है, आपके बांगर क्षेत्र में। नॉर्मली फिर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन से क्षेत्र में क्या है, बांगर मतलब अधिक सिंचाई
सिंचित मतलब अधिक सिंचाई की जाती है। तो जितना भी आपका कौन सा क्षेत्र होगा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश बांगर मिट्टी का होगा। क्लियर हो गई इतनी बात की नहीं? गूंगे बन जाते हो, हाँ ना भी बोला करो। समझ में आ गया तो हाँ, यस मैम। और नहीं समझ में आया तो ना। हाँ, पंजाब और हरियाणा का पूरा हिस्सा हो सकता है, फिर कुछ भाग पूरा हिस्सा नहीं होगा, इधर पूर्वी हिस्सा होगा। पश्चिमी हिस्सा तो शुष्क चला जाएगा। पंजाब का जितना भी पश्चिमी हिस्सा है क्या है आपका, बिल्कुल शुष्क है। वहां पर मरु कैसे पाई जाएगी आपकी? मोटे अनाज वाले। जैसे आपकी किसमें पाई जाती है? राजस्थान के। राजस्थान के पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दो जगह बांटा। पश्चिमी राजस्थान में आपकी जो मिट्टी है वो कैसी है आपकी? पूरी मरुस्थलीय है। अब मरुस्थलीय में जो है तो वहां पर पौधे कैसे हो रहे हैं? कटीले। जबकि अगर आप अपने पश्चिमी, कोई है बदायूं इटावा साइड पे कभी कोई गया हो? गए हो? रामगंगा पड़ती, वहाँ कटीलेपन यानी कि बबूल के अधिक पौधे पाए जा रहे हैं, मिट्टी शुष्क पाई जा रही है, खेती दूर दूर तक नहीं हो रही है। मोटे अनाज यानी कि आपके अधिकतर वहाँ जो खेती होगी आलू की होगी, बाजरा की होगी, मूंगफली की होगी, होती है। रीजन क्या है? वहां पर मिट्टी कौन सी पाई जा रही है? बांगर मिट्टी पाई जा रही है। नमी कैसी है? कम है। ठीक, नमी कम है। और जबकि यहाँ पर जो है मिट्टी कैसे पाई जा रही है? ऐसा समझो, एक होता है पाउडर, एक होता है चीनी, एक होता है नमक। है पाउडर चीनी नमक घर में सब मिलता है ना? पाउडर नहीं है, सुबह घर में पाउडर लगा के नहीं आते हो। मान लो घर में आपने पाउडर देख रखा है, वो हो गया फिर चिकनी यानी कि बिल्कुल जरूरत पड़ता। ठीक है, अब जब मिट्टी में से नमी टूट गई, थोड़ा सा मोटा फॉर्म बन गया, वो आपकी क्या होगी? रेतीली यानी कि बलुई, जिसमें आपको हम मोटा अनाज होता है। जैसे आपके मरुस्थल में पाई जाती है, नमी की मात्रा है नहीं और चिकनी भी बिल्कुल नहीं है, वो आपका हो गया आपका नमक। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आप, मैंने जब आपको वर्षा का वितरण भी पढ़ा रही थी, हर चीज एग्रीकल्चर में क्या करी, वर्षा का वितरण पढ़ा रही थी। तो वर्षा जैसे जैसे आप कहाँ जा रहे हो? पश्चिम की ओर। वर्षा की मात्रा कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है। वर्षा की मात्रा कम हो रही है तो यानी कि मिट्टी कैसी होती जाएगी? शुष्क होती जाएगी कि नहीं? मिट्टी शुष्क हो रही है तो शुष्क मिट्टी में वही फसलें तो होंगी जिनके लिए पानी की कम चाहिए होगी। जबकि गन्ना, धान, गेहूं के लिए मात्रा कैसे चाहिए? गेहूं के लिए भी कम चाहिए होती है, क्योंकि गेहूं के लिए ज्यादा चाहिए होती है। तो गेहूं हमारा इस मौसम में ना लग के कब लग रहा होता? मई जून में लग रहा होता ना। गेहूं के लिए पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, टेम्परेचर भी बहुत कम चाहिए होता है। जबकि धान क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आया। जोर से बोलो। हाँ, गेहूं ठंडों के मौसम में होता है, यानी टेम्परेचर तभी कह रहे हैं टेम्परेचर कम चाहिए होता है। अब जितना भी आप पूरा साइड में जाओगे, पानी की मात्रा भी अलग है और फिर मिट्टी भी कैसी है आपकी? खादर है, नमी युक्त है। हमेशा क्या आ रही होती है वहां पर? बारिश आ रही होती है, इसलिए वहां पर हमेशा कौन सी खेती करी जाती है आपके? गन्ना, धान और कौन से हो सकते हैं? जौ, बाजरा याद नहीं होगी। जौ, बाजरा सारा मोटा अनाज है, जितना भी मोटा अनाज है आपके, और जितना भी दलहन है वो सब किस में होगा आपका? पश्चिमी साइड होगा। क्लियर हो गई? आगे बात समझ में? अब ये जो हमारा बांगर तो है, मैंने कहा इसमें गुड़ तो खादर के पाए जा रहे हैं, गुड़ तो किसके पाए जा रहे हैं? जलोढ़ के। बस पानी की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई है। तो उस पानी को हमने पूरा कराया या तो सिंचाई द्वारा या नहरों द्वारा या नलकूपों द्वारा। तो यहाँ करके हम लोग, और बाकी इसकी जो क्या कमी हो जाती है, मृदा में कमी होती है। अभी मैंने बताया कि ह्यूमस भी होता है, पोटाश भी होता है और फास्फेट भी होता है, ह्यूमस भी होता है, ये सब चीजें होती हैं। अगर इनकी मात्रा कम हो जाती है तो ये हम यूरिया वगैरह डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो मृदा में उर्वरता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। अब खादर मिट्टी में हमें इन चीजों की डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि बांगर मिट्टी में हम इन चीजों को डाल के क्या बना रहे हैं? कृषि योग्य भूमि बना रहे हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा पाई जाती है। और ये जो हमारी जलोढ़ मृदा है, इसमें किस किस की कमी है? भारत की तीनों ही मिट्टी, मतलब जितनी भी मिट्टी है, तीनों की कमी तो है। कौन कौन से? फास्फोर, पोटास और ह्यूमस, इनकी मात्रा तो कम है। अब यहाँ पर क्या है? चूना की मात्रा अधिक है। क्या है यहाँ पर? चूने की मात्रा अधिक है।
मृदा क्षारीय भी होती है, मृदा अम्लीय भी होता है, मृदा उदासीन भी होती है। नॉर्मली आपसे पूछा जाता है, देखो ना ही ज्यादा मृदा क्षारीय होगी, वो भी क्या है पेड़ पौधों के लिए अच्छी नहीं है। मृदा अम्लीय होगी ज्यादा, वो भी पेड़ पौधों के लिए अच्छी नहीं है। अगर मृदा क्या है पीएच मान 7 होता है, उदासीन जिसको कहते हैं, इसके इधर जाने पर क्षारीय और इधर जाने पर अम्लीय। पूछा जाता है निम्न में से कौन सी मृदा अधिक उपजाऊ है, पौधों के लिए अच्छी है। अब आप बताओ कौन सी होगी। मैंने कहा अधिक क्षारीय भी नहीं, अधिक अम्लीय भी नहीं, तो कौन सी मृदा होनी चाहिए जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में हो। कहीं कहीं 6 से 7 के बीच में दिया होगा, नहीं कहीं कहीं दिया होगा 6.5 to 7.5। क्लियर हो गया। अगर मृदा क्षारीय है या मृदा अम्लीय है तो क्या करा जाएगा। अगर मान लो मृदा अम्लीय है तो क्या करा जाएगा, तो उसमें एक्सटर्नल कुछ डालेंगे, जावेद और क्या नाम है तेज, ये दोनों किसके हैं एग्रीकल्चर के हैं। अब आप बताओ मृदा की अम्लता को कम करने के लिए क्या डाला जाता है। पोटेशियम या जिप्सम, पोटेशियम डाला जाता है और क्षारीयता को कम करने के लिए चूना या जिप्सम। क्लियर हो गई। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी मृदा क्या है अम्लीय है तो क्या डाला जाएगा, जिप्सम और चूना। अगर आपकी मृदा क्या है क्षारीय है तो क्या डाला जाएगा, पोटेशियम। क्लियर हो गई। तभी तो आपके यूरिया बढ़ रहा है। भारत में जलोढ़ मृदा के स्थान लिखना चाहो, लिख रहे हो या बात सुन रहे हो। भारत में जो जलोढ़ मृदा के स्थान है वो आपके क्या हो गया, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जितना भी नदियों का स्थान है वो पूरा मैदान हो गया। ऐसे लिख लो, उत्तर भारत का मैदान, असम का मैदान और आपका पूर्वी तटीय मैदान। अब पूर्वी तटीय मैदान में क्यों पाई जा रही है जलोढ़ मृदा, जबकि आपका पूरा दक्षिण भारत किसका बना हुआ है, लावा से निर्मित है। पूर्वी तट पर नदियां अपना डेल्टा बना रही हैं। पूर्वी तट में जितना भी आपका पूर्वी तट मैदान का निर्माण कराया है वो किसके द्वारा हुआ है, नदियों के द्वारा हुआ है। यहाँ भी क्या पाई जाती है आपके पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ है, सर्वाधिक मात्रा में आपके उत्तर भारत में, उसके बाद आपका असम और आपका तटीय क्षेत्र। इन 3 जगह पे क्या पाई जा रही है आपकी जलोढ़ मृदा। और भारत की मृदा में तीनों ही चीज की कमी है, किसकी, और इसमें किसकी प्रचुरता है, चूने की। क्लियर। इसलिए जब कहीं कहीं खोदा जाता है तो यहाँ पर चूने की ग्रंथियां भी मिलती हैं। अधिकतर कहाँ आपके पश्चिमी यूपी में जितना चाहोगे आप इसको खोदोगे, किसको, मृदा को खोदोगे तो चूने की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन चूने की ग्रंथियों को क्या कहते हैं जरा बताओ, चरण। जब मैदान पढ़ा रहे थे तभी बताए सब आए थे, तुमने पीछे लिखा भी है और तुमने मुझसे पूछा भी था, मुझे सब याद रहता है। पेज नंबर 420 नहीं है। दूसरे स्थान पर जो सबसे ज्यादा आपकी मृदा पाई जाती है वो आपकी लाल मृदा। अच्छा, इसमें खाद्यान्न लिखना चाहोगे तो लिख लो, फसल। जलोढ़ मृदा में फसल लिखना चाहोगे लिख लो, कौन कौन सी फसल होती है। गेहूं मक्का नहीं आएगी, कर लेते हैं, दे रखा है, कर लेते हैं। जहाँ पे उसके लिए उपयोग मृदा होगी लिख लो, गेहूं, धान, गन्ना। नाम क्या होता है इसका, किसका, चरण बताएगा, मैं नहीं बताऊंगी। वो ग्रंथि जो चूने की पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, चूने की ग्रंथि, ग्लैंड्स। वो वाले ग्लैंड्स नहीं है तो बायोलॉजी में पढ़ते हो। लिख लिया, गन्ना, धान और क्या बताया, गेहूं। इसके बाद मटर आ जाएगी। पर मटर किसकी हमारी फसल है, रबी की है, खरीफ की है या जायज की है, रबी की फसल है। जो ऐसे याद रखा करो, जो हम सर्दियों में खाते हैं वो रबी है,
जो हम सर्दियों में खा रहे हैं वो आलू किसकी रबी है। आलू जायज में आएगा। आलू तो वैसे आलू हमें सही खाते हैं। आलू कब बोया जाता है? नहीं वो शायद खरबूज है। और नया आलू कब आता है? होली के टाइम पर आता है। अब आया ना, तो जायज में बोया गया ना। दिवाली के साथ आता है। जैस्मिन को बोला जाएगा जायज की फसल कब होती है? वो मार्च से लेकर जून तक होती है। तो फिर तभी बोया जाएगा ना। आलू, अच्छा ये बताओ आलू को उगने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 से 2.5 महीने। तो बोया कब जाएगा? अक्टूबर में। सितंबर साइड होता है। तो उस समय वही तो कर रहे हैं, तब जायज की चलती होती है ना। जायज के पास जमीन के ऊपर हाँ। चलो अब शांत हो जाओ। तुम लोग को यही नहीं पता खेती करने वाले, हम तो नहीं करते हैं। अगली बात करते हैं लाल मिट्टी की। भारत में दूसरी ज्यादा सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी पाई जा रही है? जलोढ़। जलोढ़ के बाद अब दूसरी पाई जा रही है आपकी लाल मृदा। इसमें लाल, इसका लाल रंग होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक। किसकी? नहीं, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसमें फेरिक ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, यानी कि लौह अयस्क की। लौह अयस्क की अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहा जाता है। क्लियर? जब इसमें क्या होगा? जब इसमें पानी नहीं मिला होगा तो ये कैसे दिखेगी? लाल। जब इसमें पानी मिला होगा तो ये कैसे दिखेगी? पीली। इस मृदा के क्षेत्रफल कौन कौन से हैं? ये उपजाऊ होगी या कम उपजाऊ होगी? होगी कम होगी। हो जाएगा दक्षिण का पठार और पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में इस मृदा के थोड़े से लोकल नाम हैं, वो आप याद करके आओगे। लोकल नाम चोंग करके है, थूम है, लोमन है, ऐसे करके नाम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लोकल नाम है। कभी कभी लाल या पीली मृदा से ना पूछकर आपसे क्या पूछ लेंगे, इन लोकल नामों से भी पूछ सकते हैं। तो अब पहले सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी पाई जा रही है? जलोढ़। दूसरे वाले क्षेत्र में कौन सी पाई जा रही है आपकी? लाल मृदा। और लाल मृदा की अगर हम बात करें भारत का कौन सा क्षेत्र है, देखो ये वाला जितना मैदान हमने बताया जलोढ़ का बताया, अब ये वाला जितना क्षेत्र आ रहा है कौन सा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाला जितना क्षेत्र आ रहा है वो सब किसका आ रहा है आपका? लाल मिट्टी का। इधर वाला नहीं बात करेंगे, इधर वाला आएगा जो आपका दक्कन वाला काली है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा आपका जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। अब ये बताओ ऐसी मृदा में कौन से वो होंगे अनाज? इसमें लौह अयस्क की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। लौह अयस्क की मात्रा अधिक होगी। लौह अयस्क की मात्रा के कारण, अधिक होने के कारण जब उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, तभी ये क्या हो जाती है आपके लाल रंग की दिखती है। तो आपने वो काजू के सुने हैं? काजू या मोटा अनाज ये कह लो या रबड़ कह लो, इन सब की खेती के लिए कौन सी आपकी मृदा अच्छी है? मैं मोटे अनाज इसमें बाजरा भी आ जाएगा। बाजरा भी आ जाएगा इसमें। जो आपका दक्कन का पठार बुंदेलखंड का एरिया है, अधिकतर वहां पर क्या होती है? दलहनी होती है ना। दलहनी क्या हो गया? तंबाकू, बीन्स, जितनी भी क्या आपके दलहनी फसलें हैं या तिलहनी फसलें हैं, वो सब किस में आएंगे? आपके लाल मृदा में आएंगी। अब बात करते हैं काली मृदा। देखो पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इससे, उसके बाद बनता है इससे। अब बात करते हैं काली मृदा। काली मृदा के नाम तो आप लोगों ने मुझे पहले कहा। इसमें भी नाइट्रोजन और उसकी तीनों चीजें कमी। हाँ, भारत में इन मृदा की सबसे ज्यादा यही चीजों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और फ्यूमस की मात्रा कम होगी। और क्योंकि मैंने अभी टेम्परेचर की बात करी थी, टेम्परेचर में क्या होता है? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपकी कौन सी क्रिया रुक जाएगी? सूक्ष्म जीवों के डिग्रेड जो करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, यानी कि मर जाते हैं। तो ह्यूमस की मात्रा ऑलरेडी उसमें कम हो गई। अब जितना भी आप दक्षिण भारत में जाओगे तो दक्षिण भारत में टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा पहले ही क्या हो गई? कम। ह्यूमस की मात्रा भारत में सबसे ज्यादा मिलेगी तो आपकी किसमें मिलेगी? आपके दलदली मृदा में मिलेगी। अब बात करते हैं काली मृदा की। काली मृदा का जो क्षेत्र है आपका मेनली किससे निर्मित हुआ है? आपके लावा से निर्मित हुआ है। लावा से निर्मित हुआ है तो लावा बेसाल्ट चट्टान होती है।
बेसार मतलब लावा गर्म हुआ, गर्म होने के बाद ठंडा हुआ, बेसार चट्टानें बनी, इन चट्टानों का क्या हुआ, अपक्षयपर्दन हुआ, तो इनका रंग क्या हो गया, उसी कारण काला हो गया। नाम आप लोगों ने मुझे बताए दिए हैं, कौन कौन से नाम है, रेगूर है, कपासी मिट्टी है, स्वतः ज्योति मिट्टी है और करेल भी। करेबी नहीं आता, एक करेल होता है ना, नहीं करेल होता है मैम, करेब तो अलग है, करेबा मिट्टी अलग होती है। करेबा, करेबा किसके लिए है? अच्छा, करेबा बहुत पूछा गया है। करेबा मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयोगी है और कहाँ पाई जाती है? एक लिमिटेड क्षेत्र में पाई जाती है। आप आ गया तो नहीं तो स्कूल चल रही वाला, पहले ये पढ़ लो। क्या कह रहे हो? करेबा बताओ। करेबा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाती है और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाने के कारण यहाँ पर कौन सी है आपकी, जैफरन, जिसको केसर कहते हैं। केसर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है कौन सी, करेबा। पेपर में आता है, लिख लो, क्योंकि स्पेशली इस मिट्टी को कहीं ऐसे पढ़ाया नहीं है। ये 8 मिट्टी के प्रकारों में नहीं है, नहीं, ये 8 मिट्टी के प्रकारों में नहीं आएगी, तभी तो ये छोटी छोटी मिट्टियां कहीं कहीं मिक्स पड़ जाते हैं तो आ जाती हैं, इसलिए। करेबा के बारे में लिख लो, जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है, ठीक है। और जाफरान के लिए, यानी कि आपकी जो किसकी खेती है, आपकी केसर की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। काली मिट्टी, काली मिट्टी देख लो, सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता, सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता है। अब इसमें जल धारण करने की क्षमता का मतलब, मेरी बात सुन लो, यहाँ पर अपने अंदर सबसे देर तक जल को कौन धारण कर सकता है, ये क्षमता किसमें है, आपके काली मिट्टी में। और सबसे ज्यादा जल धारण कौन कर रहा है, जरूर दोनों अंतर समझ में आ गए कि नहीं। एक होता है बहुत देर तक, कैसे होता है, एक आदमी बहुत देर तक सांस रोक के रखा हुआ है, एक आदमी सांस ले तो बहुत ले रहा है पर रोक के नहीं रख पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, जो आपकी काली मिट्टी है, सर्वाधिक देर तक अपने अंदर क्या रखती है, जल को अवशोषित रखती है। और टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो जाती है, इसमें क्या पड़ जाती है, दरारें। दरारें पड़ने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, आपकी स्वतः जुताई की मिट्टी। भारत में सर्वाधिक दक्कन के पठार में है, और कहा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी काली मिट्टी। इसके साथ साथ गुजरात का, दक्षिणी गुजरात का क्षेत्र है, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी किसमें आता है, आंध्र प्रदेश का अब नहीं आएगा क्योंकि तेलंगाना आ गया ना, तमिलनाडु का नहीं आएगा, कर्नाटक का क्षेत्र आता है। क्षेत्र लिख लो, महाराष्ट्र का, अधिकतर महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है, उसके बाद आपका कर्नाटक आ गया, एमपी, एमपी का कौन सा आपका, कौन सा होगा एमपी, पश्चिमी और दक्षिणी एमपी, और गुजरात का दक्षिणी, जो किससे लगा हुआ है आपके यहाँ पर देखो, जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, और एमपी का ये वाला क्षेत्र, क्लियर। इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपास के लिए अधिक उपजाऊ होती है। इसके साथ साथ आपने कभी महाराष्ट्र देखा है, मतलब महाराष्ट्र देखा नहीं, महाराष्ट्र के बारे में ये सुना होगा, फल उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है, महाराष्ट्र है ना। इसमें केले, संतरे यानी कि खट्टे फलों की खेती भी अधिक होती है। कपास के साथ साथ जो आपके किसके हैं, सिट्रिक फूड है ना, उसकी भी खेती अच्छी होती है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लेटराइट मिट्टी। इसको निच्छालित यानी कि लिचिंग मिट्टी भी कहते हैं ना। लिचिंग क्या होता है, निम्न में से ऐसी कौन सी मिट्टी है जो निच्छालित यानी कि निच्छालन से बनी है। निच्छालन का मतलब उसमें वो छाल के निच्छालन और लिचिंग कर लो। लिचिंग अगर निच्छालन का मतलब हमें छान के लग रहा है तो लिचिंग का प्रोसेस बताओ क्या है। ये सब वही है, फसल को अलग करने की प्रक्रियाएं तो ये है। लिचिंग का प्रोसेस देखो, लिचिंग प्रोसेस ये होता है धरातल पर, ठीक, मिट्टी पड़ी है, वर्षा हुई और ये मिट्टी कहाँ बनेगी,
जहाँ पर मात्रा अधिक होगी टेम्परेचर भी क्या होगा, बारिश का अधिक। यहाँ बारिश अधिक हो रही है, अब बारिश अधिक हुई तो बारिश के साथ जो सतह पर क्या है आपके, इसमें सिलिका वगैरह होता है ना, सिलिका एल्यूमिनियम होती है धरातल पर, लोहा भी होता है। तो ये क्या होते हैं, जो मोटे खनिज होते हैं वो पानी में मिल जाएंगे क्या, पानी में घुलनशील होंगे। कौन से खनिज घुलनशील होंगे, चूना और सिलिका। तो यहाँ पर इस मिट्टी में चूना और सिलिका जो होता है वो क्या होता है, बरसात में पानी के साथ घुल जाता है। बरसात में पानी के साथ घुल के कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो ये घुलना और नीचे जाना ही क्या कहता है, लिचिंग होती है। अब ये लिचिंग के साथ चूना और सिलिका क्या चला गया, नीचे चला गया, जमीन के नीचे। जितने भी भारी पदार्थ थे, भारी पदार्थ आपका लोहा एल्यूमिनियम, ये सब क्या रह गए, धरातल पर ऊपर रह गए। तो आपकी जो लेटराइट मिट्टी है, पहली बार किससे निर्माण हुआ है, इसका लिचिंग से निर्माण हुआ है, और कम उपजाऊ है। अभी मैंने कहा था टबाको वगैरह है ना, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, और आपका जो इसका मेघालय का पठार जो वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या पाई जाती है आपकी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। और कौन सी ये मिट्टी कौन सी फसल के लिए आपकी, चाय, कॉफी, तंबाकू, काजू, रबड़ आदि फसलों के लिए क्या है, ये उपयोगी है। और अगर हम उर्वरता की बात करें तो सबसे कम उर्वरता है, इस ऐसी मिट्टी में खाद्यान्न नहीं हो रहे हैं। लिचिंग प्रोसेस द्वारा इस मिट्टी का क्या हुआ है, आपका निर्माण हुआ है। लिख लीजिए बात नहीं, लेटराइट मिट्टी का निर्माण लिचिंग प्रोसेस से हुआ है। लिचिंग प्रोसेस समझ लो, जब अधिक बारिश हो रही है तो बारिश में क्या होता है, जो खनिज घुलनशील खनिज होते हैं वो बारिश के साथ पानी के साथ मिलके धरातल के नीचे चले जाते हैं। जो ऐसे खनिज होते हैं जो कहाँ नहीं मिलते हैं, किसमें आपके, वो सतह पर ही रह जाते हैं और धरती की क्या कर देते हैं, इस मिट्टी की उर्वरता को कम कर देते हैं। इस मिट्टी में फिर कौन सी फसल हो रही है आपकी, चाय, तंबाकू, कॉफी, रबड़, काजू। काजू के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, बादाम किसमें, बादाम इसमें नहीं आता है। बादाम को उत्पादन में देखा भी नहीं है। बादाम अधिकतर आपका जो होता है पर्वतीय क्षेत्र में है, बादाम और अखरोट। इसमें काजू में मैंने पूछा है, काजू में बताओ, गोवा है, काजू में गोवा है, ठीक है। लेटराइट और दूसरा आपका मसाले वाली होगी ना, मसाला, वो भी किसमें होगा आपका, लेटराइट में। अब इसके बाद हम बात करते हैं पहले मरुस्थलीय की, फिर दलदली की बात करेंगे। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जा रही है, ये तो सबको ही पता है। कहाँ, राजस्थान में, पश्चिमी या पूर्वी, पश्चिमी राजस्थान में पाई जा रही है। और इस मृदा में कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें तो लिचिंग हो रहा था। केस का क्रिया सुनी हो, साइंस वाले को सुनी होगी। अभिनलिका क्रिया क्या होता है केस का क्रिया में, अब इंग्लिश में मुझे नहीं पता है केस का क्रिया को क्या कहते हैं। जो मरुस्थलीय है मृदा, उसमें केस का क्रिया होती है। बताओ केस का क्रिया क्या होती है, साइंस वाले। चलो भाई साइंस वाले आगे, तुम तो बद्री पत्थर वाले हो। बताओ केस का क्रिया क्या है, हिंदी मीडियम है ना आपका, हम बताओ। आलो, यही कह रहे हैं केस का बताओ। पल्लवी गूगल करोगे, केस का जो दीपक और बाती में होती है, दीपक में नहीं होती, बाती में होती है। बाती में होती है ना, यानी कि आप कह लो कॉटन में हो रही है ना ये चीज, कॉटन में हो रही है। टिश्यू पेपर होता है उसमें होती है, उस समय केस का क्रिया होती है कि नहीं। ऐसे मिट्टी में क्या होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, मिट्टी में भी क्या होते हैं, शूद्र कण
कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या करते हैं? पानी। अब ये यहाँ पर सुन लो, इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर पानी कहाँ जा रहा था? नीचे। निच्छालन में पानी जा रहा था नीचे। पहली बात, यहाँ पर क्या है? मिट्टी। पानी की कमी वैसे ही है इस मिट्टी में, पर मिट्टी में क्या होता है? अपने जल धारण करने की क्षमता होती है। अब जब धूप पड़ रही है तो टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होगा? बाष्पीकरण होता है कि नहीं होता है? तो बाष्पीकरण के कारण ये जो आपका जो पानी है किसमें मिला हुआ है? मिट्टी में है। और इस पानी में खनिज पदार्थ भी मिले हुए हैं, मिले हैं कि नहीं है? तो जब ये पानी ऊपर जाएगा तो खनिज पदार्थ भी इसके साथ ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? खनिज पदार्थ ऊपर गए, अब पानी क्या हो गया? पानी वाष्प बन के उड़ गया, और ये खनिज पदार्थ कहाँ हो गए? जमा पृथ्वी के सतह पर। जब ये पृथ्वी के सतह पर जमा हो जाएंगे तो पृथ्वी की क्या होगी? उर्वरता को बढ़ाएंगे या कम कर देंगे? कम कर देंगे। मरुस्थलीय की बात कर रहे हैं, मिनरल्स चले गए, क्या रह गया? वो यहाँ पर मतलब पानी चला गया, मोटे मोटे पदार्थ जैसे आप कहते हैं लवण वगैरह रह गए। तो यहाँ पर क्या हो गया? नमक की एक चादर, जैसे अभी मैंने क्या बताया था आपको, एक हमने क्या करी, हमने अधिक एग्रीकल्चर करा, मतलब अधिक सिंचाई करने से पानी को क्या ले लिया और उसके साथ वहां पर क्या जम गए? खनिज पदार्थ ऊपर जमा हो गए। ऐसे क्या हो गया? आपके मरुस्थल में हो गए। पानी जब ऊपर गया तो क्या हो गई? बाष्पीकरण के साथ जो आपके खनिज पदार्थ थे वो सतह पर ही जमा हो गए। ये प्रक्रिया कहाँ होगी? केशिका क्रिया की प्रक्रिया होती है आपकी मरुस्थलीय मृदा में। और यहाँ पर क्या कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कृषि में, अगर हम यहाँ पर सिंचाई मतलब सिंचाई के साधन दे दें तो कौन सी कृषि कर सकते हैं? सिर्फ मोटे अनाज, तिलहन या दलहन की। तिलहन में राजस्थान नंबर 1 पर है कि नहीं? मूंगफली हो गया, तिलहन, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, इसमें राजस्थान नंबर 1 पर है। क्लास सही है उससे? अच्छा, बैठी ठंडा तो नहीं लग रहा है तब? अब कपड़ पहन के आएगा तो सब बहुत ठंड हो रही है। कभी आप लोग जो यहाँ पर कहोगे भी किसी से नहीं, आप ठंड में बैठे रहोगे। यहाँ कोई कपड़े दे देगा आपको? अपने कपड़े पहन के आओ, गर्मी लगे निकाल लो, ठंड लगे पहन लो, वरना कोई कंबल नहीं देगा। आज कितने बच्चे आए सब? मैंने काउंट नहीं किया। इधर करो, आप काउंट कर लिया करो, जब क्लास लेते हैं ना आप जरूर देख करो कितने बच्चे हैं। 22 अच्छा, वो ड्राइवर नहीं आते अपने वो देखो। गरम लग रहा है कमरा तुम्हारा यार, तुमने हीटर लगा रहा है क्या? सब बैठे सब गर्म हो जाता है। अच्छा, इससे भी और हो जाता है। नहीं ये इससे होता है। आयल गरम होता है ना, हीट छोड़ता है। हाँ गरम होता है। हर किसी के पीछे फिजिक्स और केमिस्ट्री है। हाँ ये वैसे भी जो है इसको तभी तो खुले में रखना चाहते हैं, इसको हवा लगती रहे। ये तो आप पढ़ ही रहे होगे, तुमको पता होगा। तो हंसने वाली क्या बात थी? हंसने वाली तो बहुत अच्छी बात, चलो ठंड में गर्मी आ जाएगी तुम्हारा। चले फिर ठीक है। नहीं, वैसे भी रूम जब मैं भी आई थी तुम 2 ही लोग बैठे थे, रूम गर्म था। तुम लोग बिल्कुल सही है। हर चीज में देखो, नॉर्मल क्या होता है, रूम शाह होते हैं, रूम गर्म होता है, ठीक है। जब रूम बोला होगा तो ये रूम ठंडा होना चाहिए था, और ये रूम गर्म था। तो 2 की वजह से नहीं है, रीजन ये भी है। इन्वर्टर भी ना क्या करते हैं, हीट होता है, फ्रिज भी करता है, इन्वर्टर्स भी करते हैं। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, सब हीट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। और
देखना ठंडा होने लगेगा। फिलहाल फिर पर्दे इतने लोग भी तो बैठे हैं। बैठे हैं, बंद भी है रूम और फिर पर्दे भी लग गए हैं, इसलिए कितनी हंसी आ जाती है तुम लोगों को, पता नहीं कहाँ से कहाँ दिमाग लेके जाते हैं अपना। बात कर रहे थे मरुस्थलीय मिट्टी की, कौन सी बात करेंगे? तिलहन। मेरा क्वेश्चन ये था, तिलहन में क्या है? राजस्थान नंबर 1 पर है। दलहन में कौन है? तिलहन में राजस्थान है तो दलहन में कौन है? और सोयाबीन में कौन है? सब्जी उत्पादन में कौन है? खाद्यान्न उत्पादन में कौन है? खाद्यान्न उत्तर प्रदेश है, सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, दुग्ध उत्पादन राजस्थान नहीं उत्तर प्रदेश है। बताओ। उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी, राजस्थान वाले कह रहे हैं कि हम हैं और उत्तर प्रदेश वाले कह रहे हैं हम हैं। सबने अपना अपना डेटा क्या करा है? दिया है। तो यूपी में आएगा तो यूपी लगा देना, राजस्थान में आएगा तो राजस्थान लगा, क्योंकि जो यूपी का करंट पढ़ाते हैं, जो यूपी के करंट बताते हैं, और जो अभी लेटेस्ट एक बोर्ड की रिपोर्ट, उसमें यूपी को ही क्या कहा है? दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बताया है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में कौन है आपका? एमपी है, और एमपी को पीछे कोई नहीं करता है। चीनी उत्पादन में बात कर लें तो कौन है इस बार? चीनी उत्पादन और गन्ना उत्पादन दोनों में बताओ। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र हो गया है, पिछले 3 साल से यूपी था, इस साल यूपी को पछाड़ के महाराष्ट्र नंबर 1 पर आ गया है। अगर हम बात करें, अब सुन लो मेरी बात, सबसे ज्यादा उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे नंबर 1 कौन है? कौन होगा? प्रति हेक्टेयर उत्पादन में महाराष्ट्र क्या है? नंबर 1 पर है, जबकि ओवरऑल उत्पादन में कौन है आपका? उत्तर प्रदेश। इतना समझ में आता है ना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कैसे नंबर 1 हो रहा है और ऑल ओवर में उत्पादन में यूपी है। ये क्या कर दूं? लिखवा देना पूरी। अच्छा, मरुस्थलीय समझ में आ गया। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी भारत में? पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर आपके हिमाचल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आपका अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाएगी। अब पर्वतीय मिट्टी में क्या कुछ हो सकता है? क्या हो रहा है? फल होते हैं ना, अधिकतर क्या है? फल। जैसे कौन से फल हो गए आपके? सेब है, नाशपाती है, संतरा, जिसको पहाड़ी में क्या कहते हैं? माल्टा, है ना, पहाड़ी में माल्टा कहते हैं ना। ये सब चीजें कहाँ हो रही है आपके? पर्वत में। दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? बिहार में पाई जाएगी दलदली मिट्टी। तट के रण में पाई जाएगी, या वहां पाई जाएगी जहां पर समुद्र का पानी और नदियों का पानी क्या हो रहा होगा? मिल रहा होगा। अब लवणीय मृदा कहाँ पाई जाएगी? क्वेश्चन आता है निम्न में से सबसे ज्यादा लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा लवणीय मृदा का क्षेत्र आपका गुजरात में है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, देन उत्तर प्रदेश, नहीं सॉरी, गुजरात, गुजरात के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश है। डेटा चेंज हो गया है, इन डेटा को क्या करोगे आप? देख लोगे। लवणीय मृदा कहाँ पाई जा रही है? जहां पर क्या है? समुद्र का जल आता है। तो राजस्थान में लवणीय मृदा पाई जाएगी कि नहीं? नहीं पाई जाएगी। राजस्थान में कुछ कुछ जगह लवणीय मृदा पाई जाएगी, जैसे सांबर झील जहां पर है, वहां पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? लवणीय पाई जाएगी। क्योंकि सांबर खारी। क्लियर हो गया? सारी मृदा हो गई है। अब ये बताओ, लिखोगे अपने आप ही लिख लाओगे? इतनी तो मैंने बताई है, बाकी और है। दलदली मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, लैटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा बिल्कुल कम होगी, जबकि लौह की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। काली मृदा में भी लौह की मात्रा अधिक होगी, पर किसकी अपेक्षा? लैटराइट की अपेक्षा कम होगी। क्लियर हो गया? अब कुछ ऐसा डाउट तो नहीं रहा? कल देखो, कल हम पढ़ेंगे शायद वनस्पति। बताया था, आते ही शेड्यूल मैंने बता दिया था आप लोगों को।